माध्यम से जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, मात्र यहीं तक इसकी भूमिका नहीं है। प्राण का जो विस्तार है वो बहुत, प्राण को ठीक प्रकार से समझ लेना जरूरी है। अगर हम प्राण को नहीं समझेंगे तो हम प्राणायाम से भी ठीक प्रकार से लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। और यहाँ पर यह समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्राण जिसको हम अनुभव करते हैं, जिसको हम अपनी नासिका के माध्यम से जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, मात्र यहीं तक इसकी भूमिका नहीं है। प्राण का जो विस्तार है वो बहुत अधिक है। और मैं तो कहूंगा कि हमारे शरीर और मन की प्रत्येक क्रिया के साथ प्राण जुड़ा हुआ है। अगर प्राणों में असंतुलन हो जाता है तो हमारे शरीर से लेकर के हमारे मन तक सभी का सभी जो एक प्रकल्प है वो प्रभावित हो जाता है, और हम कहीं ना कहीं अपनी गुणवत्ता को और अपने स्वास्थ्य को भी खोने लगते हैं। यहाँ पर हम आज 5 प्राणों के बारे में बात करेंगे, और यह जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है अगर आप हठ योग से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हठ योग के अंतर्गत प्राण और अपान के समन्वय और इनके जुड़ाव को ही इसमें सिद्धि और इससे लाभ प्राप्त करने का आधार माना गया है। प्राण किस प्रकार से कार्य करते हैं इस बारे में थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राण के विषय में, फिर अपान के विषय में, फिर समान, उदान और व्यान के विषय में। ये 5 प्राण हमारे शरीर में व्याप्त हैं, और ये समझ लें कि हमारे शरीर की छोटी से छोटी क्रिया, मैं अभी बोल पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, आपका मस्तिष्क ठीक प्रकार से कार्य कर पा रहा है, या जो दूसरी क्रियाएं भी हैं वो सारी प्राण के माध्यम से ही संभव हो पा रही है। प्राण जिसके विषय में हम प्रमुख और सबसे शुरुआत में बात करेंगे, उसका स्थान जो है वो आपकी गर्दन के मूल से लेकर के आपके मध्य पट तक उसका स्थान है। और जो आप अनुभव करते हैं, जो कि आपकी नासिका के माध्यम से आपने श्वास लिया और आपके शरीर में उसने प्रवेश किया, ये प्राण का एक स्थूल रूप है। इस स्थूल रूप के कारण ही आपके शरीर की पूरी क्रियाएं संचालित हो रही हैं, आपकी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ठीक मात्रा में पहुंच रही है, पूरा पोषण पहुंच रहा है और आप जीवित हैं। अगर प्राण को रोक दिया जाए तो कुछ ही समय में आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये हमारे शरीर के लिए अनिवार्य है। अगर इसके सूक्ष्म रूप की हम बात करते हैं तो यह भावनात्मक नियंत्रण और अभिव्यक्ति के लिए उत्तरदायी है। प्राण के माध्यम से, प्राण के सूक्ष्म रूप के माध्यम से हमारे अनाहत चक्र जो हमारा है वो प्रभावित होता है, और उससे हम अपने भावनात्मक नियंत्रण को देख सकते हैं जोड़ करके। तो इस प्राण को संतुलित रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हठ योग के अंतर्गत प्राणायाम का जो एक विधान किया गया है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। प्राणायाम आसनों से अधिक साधनात्मक पक्ष वाली जो है एक क्रिया है हठ योग के अंतर्गत, और प्राणायाम से कितने ही योगियों ने सिद्धियों को प्राप्त किया है और बहुत सारी क्षमताओं को विकसित किया है। प्राणायाम के विषय में हम आगामी वीडियोस में शुरू करेंगे, लेकिन उससे पूर्व इन बातों को समझ लेना बहुत जरूरी है। प्राण के बाद जो आता है वो है अपान प्राण। अपान यानी कि जो हमारे शरीर से निष्कासन का कहीं ना कहीं कार्य करता है, और इसका जो स्थान होता है वो नाभि के मूल से लेकर के मूलाधार चक्र तक होता है। स्वादिष्ठांग चक्र भी इस अपान के क्षेत्र में ही आता है। अपान हमारे एक्सक्लेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको प्रभावित करता है, नियंत्रित करता है और उसे ठीक प्रकार से चलाता है। अगर किसी व्यक्ति का अपान प्रभावित हो जाता है, प्रकोपित हो जाता है, तो वो चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, युवती हो, चाहे हमारे युवक हो, उनको बहुत सारी उनके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होने लगती हैं। पुरुषों में बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं। तो इसके लिए अपान को ठीक रखना जरूरी है। आपने भी ये अनुभव किया होगा कि जब आपके शरीर में विषाक्तता बढ़ जाती है, पाचन ठीक नहीं रहता है, फिर कब्ज हो जाता है, क्योंकि जो अपान का क्षेत्र है वो बिग इंटेस्टाइन, हमारी बड़ी आंत को भी प्रभावित करता है, और अगर कब्ज हो जाता है तो हमारा जो है ब्रह्मचर्य भी ठीक प्रकार से नहीं रह पाता। कारण क्या है? क्योंकि अपान प्रकोपित हो गया, जिससे कि जो निष्कासन का कार्य था वो भ्रमित होकर के हमारे शुक्र पर भी उसका और रज पर भी स्त्रियों में उसका कुप्रभाव होने लगा। यह भी होता है। तो अपान को ठीक बनाना बहुत जरूरी है। अपान अगर हम स्थूल रूप पर बात करें तो वो निष्कासन का कार्य करता है, और अगर सूक्ष्म रूप पर हम अपान के विषय में बात करें तो अपान हमारे भावनात्मक नियंत्रण के लिए भी बहुत ज्यादा उत्तरदायी है। क्योंकि आप देखेंगे जब हमारे मलों का सही से निष्कासन नहीं होता है, फिर जब पुरुष और स्त्री को उस प्रकार की समस्याएं होती हैं, वो सीधा प्रभाव हमारे
मस्तिष्क पर उसका पड़ता है। तो यहाँ पर ये संतुलन बनाने के लिए और योग में आगे बढ़ने के लिए अनिवार्य है। साथ ही साथ ये भी जान लें कि मूलाधार चक्र की जागृति के लिए भी अपान उत्तरदायी है, क्योंकि अपान के क्षेत्र में ही मूलाधार चक्र है, और कुंडलिनी जागरण के लिए भी यह उत्तरदायी है, क्योंकि यहीं से ऊर्जा जब विकसित होगी तभी वो ऊपर मणिपुर के माध्यम से आगे बढ़ेगी। तो दोनों ही स्थिति में हठ योग में प्रगति अगर चाहते हैं तो आपको अपान को अपने संतुलित करना ही होगा। तो अपान को संतुलित कर लेने के बाद जो बात आती है वो आती है समान के विषय में। जो समान हमारा प्राण होता है वो हमारे मध्य पट से लेकर के नाभि के क्षेत्र तक आता है, और मणिपुर चक्र भी इसी के क्षेत्र में पड़ता है। तो अगर मणिपुर क्षेत्र को प्रभावित करना है तो आपको समान प्राण को ठीक प्रकार से बैलेंस करना ही पड़ेगा। किस प्रकार से इन सभी प्राणों को बैलेंस करना है, किस प्रकार से इनके कार्य को ठीक से बनाना है, वो भविष्य में आप आगे की श्रृंखलाओं में जानेंगे। प्राणायाम से कैसे आप लाभ उठा सकते हैं वो जानेंगे, क्योंकि ये बहुत विस्तृत विषय है, तो एक ही जगह पर समाविष्ट करना सब चीजों को संभव नहीं, लेकिन इस थ्योरी को जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पूर्ण विज्ञान है, योग के अंतर्गत आने वाली मूलभूत चीजें हैं ये। तो आप समान को जब सही प्रकार से संतुलित कर लेते हैं तो आप समझें कि जो समान प्राण है वो अपान को और प्राण को मिलाने का कार्य करता है, उनमें समन्वय बनाने का कार्य करता है। जब एक योगी कुंडलिनी को विकसित करता है या फिर मूलाधार को जागृत करता है तो समान उसमें विशेष भूमिका निभाता है, क्योंकि हठ योग के शास्त्रों में और श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान ने यह कहा है कि जो प्राण है और जो अपान है उनका समन्वय करके ही योगी जो है सिद्ध होता है, और उनका समन्वय करने के लिए बीच में क्या आता है, समान प्राण आता है। तो समान पर कार्य करना ही होगा, तभी जाकर के आगे विकसित होगा। और जो हमारा ये समान प्राण है ये हमारे पाचन से संबंधित है, पाचन मणिपुर चक्र से संबंधित है। अगर किसी का मणिपुर चक्र असंतुलित हो जाता है तो उसका पाचन भी निश्चित रूप से बिगड़ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि नेवल डिस्प्लेसमेंट, अगर आपका नाभि चक्र जो है वो असंतुलित हो गया तो फिर आपके पाचन से संबंधित समस्याएं होने लगती हैं। इसको कैसे संतुलित करना है भविष्य में उस विषय पर भी चर्चा होगी, जिससे कि आपका पाचन ठीक प्रकार से कार्य कर सके और आप स्वस्थ रह सके। अब जब हमने इन प्राणों को जान लिया तो यह भी साथ ही साथ जान लें कि एक चक्र के आधार पर दूसरा चक्र उसके ऊपर आश्रित होता है। ये एक श्रृंखला है जो मूल से शुरू होती है, मूलाधार से शुरू होती है, अपान के क्षेत्र से और ऊपर की तरफ बढ़ती है। अगर मध्य का एक भी प्राण ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है तो समझो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर अस्वस्थता आ जाएगी। अगर शारीरिक अस्वस्थता नहीं है, शरीर बिल्कुल ठीक है, तो मानसिक अस्वस्थता होगी। कितने लोग हम देखते हैं जो कि शारीरिक स्तर पर एकदम स्वस्थ दिखते हैं लेकिन मानसिक स्तर पर इतने कमजोर होते हैं कि थोड़ी विपत्ति आने पर या फिर थोड़ी कठिनाई जीवन में होने पर वो असंतुलित हो जाते हैं, धैर्य खो देते हैं, अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। कारण क्या है? प्राणों में असंतुलन ही उसका प्रमुख कारण है। प्राण संतुलित होंगे तो चक्र संतुलित होंगे, चक्र संतुलित होंगे तो ऊर्जा संतुलित होगी, और ऊर्जा का संतुलन ही तो जीवन है। एक संतुलन का मार्ग, मध्य का मार्ग ही तो खोजना है व्यक्ति को। इससे आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं उदान प्राण के विषय में। जो हमारा उदान प्राण होता है वो हमारी इंद्रियों को, जैसे हमारे आंख है, नासिका है, मुख है, जीवा है, कान है, या फिर हमारी कर्मेंद्रियां जैसे हाथ है, पैर है, उनको भी नियंत्रित करता है, संचालित करता है, और वो हमारे इस क्षेत्र में बना रहता है। ये हमारे गर्दन के नीचे वाले भाग से लेकर के पूरा हमारे ऊपर तक, सहस्त्रधार तक, और हमारी हाथों में और हमारे पैरों में ये व्याप्त रहता है और ये अपना कार्य करता है। प्राण ही कोशों में ऊर्जा को स्थूल से सूक्ष्म की ओर लेकर के जाता है, और जब उदान प्राण पर योगी का नियंत्रण हो जाता है पूरी तरह से तो उसका जो शरीर है बहुत हल्का हो जाता है। आपने सुना होगा परकाया प्रवेश के विषय में, आपने सुना होगा आकाश गमन के विषय में कि योगी आकाश में भी गमन कर सकते हैं, आपने सुना होगा कि योगी जल पर भी चल सकते हैं। तो ये सारी स्थितियां कैसे संभव हो पाई? क्योंकि उन्होंने उदान प्राण को नियंत्रित कर लिया, उदान प्राण को संतुलित कर लिया, जिसके कारण उनका शरीर इतना हल्का हो गया कि वो वायु में भी गमन करने के योग्य फिर हो जाता है। इससे आगे बढ़ते हुए अगर बात करें तो ये उदान प्राण ही दूसरे जो हमारे प्राण हैं उन तक ऊर्जा का संचार करने का, उन तक ऊर्जा पहुंचाने का कार्य भी करता है।
और ये ऊर्जा उदान प्राण को कहां से प्राप्त होती है? ये अंतिम जो हमारा प्राण है व्यान, उससे प्राप्त होती है। अब जो व्यान प्राण है उसका स्थान कहां है, आपके मन में प्रश्न होगा। तो जितना भी हमारे शरीर में आकाश तत्व है, आकाश तत्व यानी कि जितना भी रिक्त स्थान है हमारे शरीर में, चाहे वो किसी भी प्राण के क्षेत्र में आ रहा है, चाहे वो अपान में आ रहा है, समान में आ रहा है, प्राण में है या उदान में है, जहां भी रिक्त स्थान है वहां पर व्यान प्राण व्याप्त रहता है। और ये व्यान प्राण ही सभी प्राणों को सही प्रकार से ऊर्जित करने का और ऊर्जा का भंडारण करने का कार्य करता है। जिस प्रकार से आपका कोई फोन होता है, कोई आपका उपकरण है, उसमें बैटरी है, बैटरी के माध्यम से वो चल रहा है, तो ऊर्जा का ग्रह क्या हो, ऊर्जा का केंद्र क्या हुआ, वो बैटरी है, उससे ही वो चल रहा है। इसी प्रकार से ये पूरे शरीर में व्याप्त होकर के ऊर्जा को एकीकृत करता है, ऊर्जा को संचित करता है और आवश्यकता पड़ने पर सभी प्राणों तक ऊर्जा को पहुंचाता है। इस व्यान प्राण के कारण ही जब आप थक जाते हैं बहुत ज्यादा और आपको पुनः ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो आप थोड़ा ठहरते हैं और कुछ समय ठहरने के बाद पुनः ऊर्जा विकसित हो जाती है और आप उस कार्य को फिर से कर सकते हैं। क्यों हो पा रहा है? व्यान प्राण के कारण ही ये संभव हो पा रहा है। Do you know that you can transform yourself and you can transform other people at the संभव हो पा रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप इन विषयों को समझते हैं तो आप देखें कि आपके शरीर में चाहे कोई निष्कासन का कार्य हो तो अपान ने संचालित किया, पाचन आपका हो, पाचन से संबंधित कितने भी आपके ऑर्गन हैं सब समान ने उनके ऊपर कार्य किया। और इसका आध्यात्मिक पक्ष क्या है कि कुंडलिनी और चक्र जागृति में इसने अपान को और प्राण को मिला करके एक वो ऊर्जा विकसित की। इससे ऊपर बढ़ते हुए जितनी भी आपकी आंखें हैं, उदान के अंतर्गत आ गई कान इत्यादि, और आपकी जीवा, त्वचा आदि जो इस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो उदान के अंतर्गत आ जाती है। तो अगर उदान पे आपने नियंत्रण प्राप्त कर लिया तो आपने जीवा पर, अपने कानों पर, आंखों पर आदि पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया और आपके हाथ पैर भी ठीक कार्यों में फिर बढ़ेंगे, कार्य करेंगे। इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो प्राण हमारे शरीर के हर एक छोटे से छोटे कार्य को कर रहा है, संचारित कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। इसके विषय में आगे हम देखेंगे कि कैसे अपान को नियंत्रित कर सकते हैं, कुछ आसनों के, क्रियाओं के, मुद्राओं के, प्राणायाम के माध्यम से, और प्राणायाम के माध्यम से कैसे प्राण को, समान को प्रभावित किया जा सकता है, बंधों के माध्यम से कैसे उनको विकसित किया जा सकता है। ये बहुत अधिक विकसित और बहुत अधिक विस्तृत विषय है और मुझे अपेक्षा है कि आप सब लोग इसको ठीक से समझेंगे और इससे लाभ भी प्राप्त करेंगे। अपेक्षा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राथमिक जानकारी पंच प्राण के विषय में प्राप्त हो गई होगी। अब आप आगे के विषय ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। इन पंच प्राणों के विषय में यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं।